देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और अब बड़ी सियासी हलचल बिहार से। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार। विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव में जाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और यही वो डील जो बीजेपी से गठबंधन को लेकर हुई है नीतीश कुमार की। तेजस्वी ने कहा 1 महीने के बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार। सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और 3 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में 3 बार शपथ ले। बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। तो विधानसभा भंग करके लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की डील ही हुई थी गठबंधन करके नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, ये कहना है तेजस्वी यादव का। हालांकि इस बीच करीब महीने भर पहले नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कहा था, अब जरा वो सुनिए। हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ये जो विधानसभा भंग करने की आशंका जता रहे हैं, इसी को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच बार पलटवार शुरू हो गया। बन नहीं रहा है, दोनों में खींचतान चल रहा है मंत्रिमंडल को लेकर के। तभी तो 28 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार न होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपस में इन लोग का बन नहीं रहा है और दोनों लोग एक दूसरे को टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं। हमको लगता है कि ये दोनों में डील हो चुका है और ये सब विधानसभा भंग करना चाहते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों रामनाथ कोविंद जी से लोग जाकर के मिले हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा भंग करने की भी साजिश रची। जो गठबंधन के नेता हैं, मतलब जो हमारे एनडीए के नेता हैं, सब बैठकर बात कर लेंगे। जो सीनियर लीडर हैं बैठकर बात करेंगे, वो तय डेट हो जाएगी। वो तो फैसला बड़े नेता लोग करेंगे ना। इससे पहले भी आपने देखा था, समय लगता ही है ना, समय हो जाएगा। तो इसी को लेकर अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो आशंका जताई जा रही है आरजेडी की तरफ से कि लोकसभा के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव, क्या ऐसा बड़ा दाव नीतीश चल सकते हैं? प्रोफेसर साहब, आपकी राय क्या है? माने जी, मुझे लगता है कि ये तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का एक खेल होता है और कुछ भी संभव है, पर मुझे लगता है कि जो परिदृश्य है और बिहार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये मुझे नहीं लगता है अभी कि शायद जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये कोशिश करे, वो ये चाहेगी कि चुनाव हो। जहाँ तक राजद का सवाल है, कई दफ़े राजनीति में प्रीएम्प्शन भी होता है, वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, परंतु अगर ये हो भी गया तो मुझे लगता है कि इससे नीतीश कुमार को तो फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बड़ी लोकप्रियता है, बढ़ती हुई लोकप्रियता है, और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो कथित तौर पर उसका लाभ जदयू को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जदयू की लोकप्रियता लगातार वहां घटती रही है। और कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिबिलिटी पर, भारतीय जनता पार्टी के साख पर संभवतः जदयू को थोड़ा लाभ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी बड़ा एक फार फेच्ड सा एक आर्ग्यूमेंट होगा। शुक्ला जी, क्या नीतीश फिर से चौंकाएंगे? मतलब विधानसभा भंग? नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला बिना आकलन किए नहीं उठा लेते हैं और कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते हैं
नीतीश कुमार जी को आकलन है कि जनता दल यूनाइटेड किस स्थिति में है। ऐसे में कोई वो जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के बाद उनको 45 सीटें मिलेंगी। यदि वो लोकसभा चुनाव के साथ जाते हैं तो एक तो उनकी मुख्यमंत्री पद की अवधि घट जाएगी, आगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी संभावना भी कम है। तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री हो या जब तक चुनाव की तिथि है, नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग नहीं करेंगे। ठीक है जी, रामकृपाल जी। बिल्कुल, एक जो ये बात कर रहे थे, देखिए नीतीश जी के सामने बहुत सारी दुविधाएं पहले भी थी, अब भी हैं। नीतीश जी जो बीजेपी के साथ आए हैं वो सिर्फ उसके नाते कि उनकी पार्टी एक ऐसा है जैसे कि दीवार और दरवाजे के बीच जो कब्जा होता है वो कब्जे की तरह उनकी पार्टी है, और उनको लगता है कि ये कभी भी टूट सकती है। जो वहाँ से आए इसलिए कि पिछली बार उनके जो 17 के 17 लोग जीते थे, MP 16-17, वो सबको पता है कि आरजेडी का 0 था और इनके 17 थे, वो मोदी के नाम पे जीत के आए थे। अब इस बार क्या होगा कि लोकसभा में अगर बीजेपी पिछली तरह बार्गेन तो नहीं करेगी, अगर 17 सीटों से कम सीटें इनको देते हैं तो नीतीश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या होगी कि कहीं पार्टी फिर न टूट जाए। देखिए, दूसरी चीज ये है कि नीतीश ये भी जानते हैं कि अगर जल्दी हम इसको विधानसभा को भंग करते हैं तो तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और जेडीयू की हैसियत ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आएगी, और विधानसभा में भी बीजेपी बहुत हद तक बार्गेन करेगी, छोटा। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे जहां उनको लगता हो कि उनकी पार्टी सिमट कर और छोटी हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी विधानसभा भंग होगी और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे? विजय जी, समझ लीजिए कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने कभी भी इलेक्शंस को पहले नहीं किया है। पहले जो इंडिया गठबंधन से पहले जो विपक्ष था वो बार बार बात कर रहा था कि इलेक्शन जल्दी करवा देंगे, मोदी जी ये करवाएंगे, उन्होंने नहीं करवाया। प्रधानमंत्री जो है वो जब तक कि कार्यकाल होता है मोटे तौर पर उसके साथ चलेंगे, ऐसा कोई संभावना मुझे नहीं लगती कि वो चुनाव को वहाँ पर ला सकते हैं। और इसमें नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री है, ये ठीक बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं है। अगर विधानसभा भंग करनी है तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है अनौपचारिक तौर पर कि वो इस चुनाव में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते विधानसभा में, क्योंकि नीतीश कुमार जी को कोई फायदा होने वाला नहीं है वैसे भी इस चुनाव में। यदि और होगा तो जेडीयू कोई बहुत मजबूत होने वाली स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा, अगली बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है नीतीश कुमार जी की, तो वो तो कतई नहीं चाहेंगे। बीजेपी लीडरशिप ऐसा चाहे, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है कि उससे कोई उनको बड़ा फायदा हो रहा है। अभी जब 25 तक का चुनाव का मौका है तो वो उसको चलाएं और आगे जो चुनाव के लिए संगठन की जो तैयारी है उस पर काम करें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को टारगेट मत कीजिए, नीतीश कुमार जी इसमें हैसियत नहीं है उनकी। ठीक है, जरा सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। गुजरात मेहसाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, आपके सामने ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देख रहे हैं आप। लोग यहाँ जो वालीनाथ महादेव मंदिर है वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए वालीनाथ महादेव मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है। इससे पहले किसानों के बीच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात में किसानों से संवाद किया, बताया किस तरीके से मोदी सरकार किसानों की सरकार है। और अब मेहसाणा गुजरात से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वालीनाथ महादेव मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने गृह राज्य में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है सौगात भी गुजरात के लोगों को दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस चुनावी माहौल में एक राजनीतिक संदेश तो साफ तौर पर गुजरात के लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, गुजरात की 26 लोकसभा सीटें और 26 की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप करती आई है। इस बार भी गुजरात में 60% वोट मिला है लोकसभा में जी, प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर 100% सीट और 60% रिकॉर्ड रहा है, वो भी सारा रिकॉर्ड टूट गए पिछली बार की। 50% से ऊपर तो विधानसभा में मिला है। और बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं तो भी किसी तरीके की कोताही या एक ऐसा एटीट्यूड नहीं कि हाँ ये तो अपना है ही, यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो भाव नहीं है। बावजूद इसके वो गुजरात भी जा रहे हैं। जब वो चुनावी दौरों पर एक तरीके से निकलना शुरू कर गए हैं,
जम्मू पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और उस क्रम में गुजरात भी जाते हैं। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। और गुजरात उनका गृह राज्य है, लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। और मैं गुजरात जितना जाता हूँ उसमें समझ में आती है, वहाँ मुख्यमंत्री कोई हो, लोग समझते हैं मोदी जी वहाँ के लीडर है, मुखिया है, वही सब काम करवा रहे हैं। आप पूछेंगे कि अहमदाबाद में सड़क कैसे बन गई है, बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वो कहेगा कि मोदी जी ने बनवाई है। तो पूरा गुजरात मोदी साहब का, गुजरात पर पूरी पकड़ उनकी है, उनके होम स्टेट है और लगातार 20 साल से वो उस पर काम करते रहे हैं। इसलिए, लेकिन यही एक नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। 26 की 26 सीटें विधानसभा में, पूरे 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ सीटें वहाँ पर मिली हैं, 60% से ज़्यादा वोट हासिल हुआ है। उसके बाद भी वो लगातार, आप देखते होंगे कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि जब वो गुजरात का दौरा नहीं कर रहे हो। बिल्कुल अपना ही टारगेट और बेहतर करते हुए और अपनी जीत का आंकड़ा और बड़ा करते हुए बीजेपी जिस कवायद में नजर आती है, वैसी तस्वीरें गुजरात से भी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने गृह राज्य गुजरात में। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय 12 से 2 है और बिहार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान कि नीतीश कुमार तो विधानसभा भंग कर देंगे, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा देंगे, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि इसके पीछे वजह हो क्या सकती है अगर ऐसा होता है तो? मोदी फैक्टर से आस, यही है नीतीश को विश्वास। आपको क्या लगता है शुक्ला जी? देखिए, नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन में थे तो उन्होंने भी यही भविष्यवाणी की थी कि मोदी जो है समय से पहले लोकसभा का चुनाव करा सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भी पत्रकारों से चर्चा में आरसीपी सिंह जब जेडीयू छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार जी पहले चुनाव करा सकते हैं विधानसभा का, और वही बात आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी जी। लेकिन राजनीतिक तौर पे और धरातल पे जो चुनावी स्थितियां और समीकरण हैं, उसमें नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों समय से पहले चुनाव कराने के पक्ष में ना है। नहीं, तो बीजेपी को क्यों नहीं सूट करता है? जो विजय जी कह रहे थे कि अगर ये कॉल होगी तो बीजेपी की कॉल होगी। बीजेपी कभी भी समय से पहले चुनाव कराने का जोखिम इसलिए नहीं लेती क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2004 की तरह फील गुड पे मत रहिएगा, क्योंकि 2004 में समय से पहले चुनाव कराया गया, फील गुड में भारतीय जनता पार्टी थी और उसको नुकसान हुआ। इसलिए मोदी जी खुद मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी मेहनत फैक्टर पर बीजेपी आगे कदम बढ़ाती है। और ऐसे में ये जो कहा जा रहा है कि पहले चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के बिहार में, उसकी कम संभावना लगती है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेहसाणा वालीनाथ मंदिर है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। महादेव के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भक्ति की शक्ति आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए मेहसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वालीनाथ महादेव मंदिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां भगवान कृष्ण ने शिव प्रतिमा की स्थापना की थी, ये इस मंदिर की मान्यता है। और आपको बता दें, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये मौका है। भव्य मंदिर यहां वालीनाथ महादेव मंदिर बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस समय प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में करते हुए आप देख रहे हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत पुराना और समृद्ध इतिहास है इस मंदिर का। विजय जी से जरा जानते हैं और इस मंदिर के बारे में। महत्वपूर्ण मंदिर है और पूरे गुजरात में इसकी बड़ी मान्यता है। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने, और ये हम अक्सर देखते हैं कि जब भी इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं तो ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालीनाथ महादेव मंदिर में पहुंचे। मेहसाणा में ये वालीनाथ महादेव मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जहां पर माना यह जाता है कि श्री कृष्ण ने शिव जी की प्रतिमा की यहां स्थापना की थी। उसी दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक दिन का गुजरात दौरा है। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में रोड शो किया। इसके बाद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जहां दिव्य भव्य भगवान शिव का यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी
बहुत पौराणिक महत्व है, मान्यता है और वहां इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपकी आसानी के लिए सियासी खबरों को सरल अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से पहले अचानक राजा भैया जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बड़ा फैक्टर बन गए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही के नेता राजा भैया को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हैं। कल देर शाम सीएम योगी से भी राजा भैया की मुलाकात हुई। राजा भैया उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी राजा भैया से मिल चुके हैं। तो अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या मतलब माना जाए? राज्यसभा का चुनाव सामने है जिसमें बीजेपी की तरफ से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारकर पेच फंसा दिया गया है। तो क्या जिसके संग राजा भैया उसी की पार लगेगी नैया? इसी को लेकर जरा चर्चा करते हैं जल्दी से। विजय जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जब वो एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार 8वां उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है तो उससे पूरा यूपी का राज्यसभा इलेक्शन जो है बदल गया। फाइट आ गई है उसमें। और राजा भैया इंपॉर्टेंट है, आपने भी जिक्र किया। मेरे को याद है कि कल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले उनसे मुलाकात की थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने मुलाकात की। और मेरी जानकारी में कि आज भी शायद जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं उनकी मुलाकात राजा भैया से होने वाली है कि किस तरह से इसको किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस पूरे इलेक्शन को लेकर, और समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट की भी मुश्किल हो जाएगी कि वो सीट जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। जिस तरीके से जयंत चौधरी छोड़कर गए हैं साथ, आरएलडी का पूरा वो खेमा निकल गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है अपने तीनों के तीनों उम्मीदवारों को जिताना, जब बीजेपी ने 7 की जगह 8 उम्मीदवार खड़े कर दिए और सीट 10 ही है। हाँ जी प्रोफेसर साहब। देखिए रुबाना जी, ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है जिसको हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसके हिसाब से होता है और संख्या पहले पता चल जाता है कि किस संख्या पे जीत होगी। जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, राजा भैया एक उनका अपना दल है, लेकिन जहाँ तक भाजपा और समाजवादी का पार्टी का सवाल है, दोनों पार्टियों से उनके रिश्ते रहे हैं, विगत में भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी अहमियत और अपना वर्चस्व और अपना महत्व तीनों दिखाने की कोशिश राजा भैया कर रहे हैं और वो स्वाभाविक भी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, खास करके जो छोटे दल होते हैं वो दरअसल चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ ही रहें और होगा अंतोगत्वा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है कि अंतोगत्वा हो सकता है कि राजा भैया बीजेपी के साथ ही रहें और बीजेपी के साथ ही जाएं। लेकिन हाँ, कवायद जारी है कि दोनों तरफ से। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। रामकृपाल सर के पास आते हैं कि अमूमन छोटे दल जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ ही जाना अपने लिए मुफीद समझते हैं और ऐसे में राजा भैया भी कोई बड़ी क्रांति नहीं करेंगे। देखिए रोमाना जी, जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे 6 वोट अगर बीजेपी को मिल जाते हैं तो वो 8वां कैंडिडेट निकल जाएगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर जया जी को लेकर के कुछ लोग नाराज़ हैं, जया जी को और उनके जो वो IAS अधिकारी जो उनके रहे हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ रंजन जी को, पहले से ही 1-2 लोगों ने कह दिया है कि हम क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो नहीं जाएंगे। ऐसे में राजा भैया का 2 वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछला अगर इतिहास देखिए तो पिछली बार भी राजा भैया अंत तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो वो बीजेपी को वोट दे दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है, हालांकि दोनों तरफ से चल रहा है और ये 2 वोट निर्णायक साबित होंगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना, नहीं उसके अलावा भी कुछ लोग नाराज हैं क्योंकि जो PDA का इनका वो था उसमें से एक सुमन जी को छोड़ करके कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है, दोनों को कोई माइनॉरिटी नहीं गया, इसलिए शेरवानी ने छोड़ा। तो इस समय समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है। और अगर उनका कोई कैंडिडेट हारता है जिसमें हारने का ज़्यादा चांसेस है, जो भी है वो या तो अगर जया बच्चन के लिए मुश्किल होगी या उनके इसीलिए राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ही उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया जो हैं फिलहाल वो एक फैक्टर बनकर उभरे हैं और बीजेपी के बिल्कुल, और इसीलिए चाहे बीजेपी के नेताओं या समाजवादी पार्टी के नेताओं सब मुलाकात करते हुए राजा भैया से नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मामला सेट हो गया। दोनों पार्टियों का मिलन असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अखिलेश को मुस्लिम वोट भी मिला लेकिन फिर भी बीजेपी को वो नहीं रोक पाए। और कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव, ये निशाना जो अखिलेश यादव पर साध रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी।
देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। खासे नाराज से नजर आ रहे हैं भाईजान। सवाल ये कि साथ आ गए हैं उत्तर प्रदेश में 2 लड़के, तो फिर इस पर भाईजान क्यों भड़के? ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मिलन के बाद इतना तंज असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी जी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। घुसपैठ का? जी, पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके पहले भी पीस पार्टी एक पार्टी बनी थी, और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए वो भी चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है वो अभी तक सपा और बसपा के बीच में ही जाता रहा है, कांग्रेस के पास भी नहीं जा रहा। तो ओवैसी जी के पास नहीं जाने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि उन पे अभी विश्वास नहीं कर पा रहा वहां का मतदाता। और ओवैसी जी का कुल मिला के कोशिश ये है कि जो गिनती करा रहे हैं अखिलेश जी का कि इस चुनाव आप हार चुके हो, और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का प्रयास करे कि आपकी जगह पे मैं रोक सकता हूं, और वो उन मतदाताओं दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आपसे ज्यादा प्रभावशाली कि ये गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं एक खींच नजर आती है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को कि अब दाल नहीं गलने वाली है असदुद्दीन ओवैसी की। मुस्लिम वोटर, समाजवादी पार्टी दोनों के पास आ गया ना, वो मुस्लिम वोट जितना भी बटेगा वो उनके पास रहेगा। बिल्कुल, ये विजय जी कह रहे, जो राकेश जी भी कह रहे थे, सच्चाई ये है कि अगर आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसको देखें तो आप पाएंगे कि जो 17 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है उसमें 1 सीट अमरोहा को अगर हटा लें तो अमरोहा एक ऐसा सीट है जहां पर कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या डिसाइसिव है, और वो उसका प्रतिफल बदल सकते हैं जिस ओर भी जाएं। लेकिन बाकी 16 के 16 सीट कांग्रेस के ऐसे नहीं हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक हैं। वो पूरा का पूरा जो कुनवा है वो समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रखा है। तो मुझे लगता है कि जो ओवैसी जी कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मुसलमान जो मतदाता हैं उस पर हक सिर्फ उनका है। यही जो खास करके जो राजनीति है, और इसी राजनीति के खिलाफ ही भाजपा खड़ी रहती है, और इसी का फल भी जो है वो सकारात्मक गठबंधन की ओर नहीं है। वो हकदार बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी दाल गलती नहीं, मुस्लिम वोटर के भी हकदार बनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गए। ओवैसी ने जो बातें कही हैं वो तथ्यात्मक हैं, बिल्कुल सही बातें कही हैं। आप ये जो ओवैसी ने कहा कि 2022 में अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, देश का उत्तर प्रदेश का टोटल माइनॉरिटी वोट अखिलेश के साथ रहा है, और वो सही कह रहे हैं कि नहीं आप सुन लीजिए, 2022 में जो चुनाव हुआ है टोटल मुसलमान, सही कह रहे हैं ओवैसी, अखिलेश के साथ रहा, इसलिए कि अखिलेश को लगता था कि ये सरकार बना लेंगे। उसके बाद जब नहीं ऐसा हुआ तो मोह भंग हुआ, और जब याद कीजिए आजमगढ़ में अखिलेश की सीट पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो मायावती और ये जैसे अलग हुए, मुस्लिम वोट डिवाइड होकर के चला गया मायावती की तरफ। अखिलेश की मजबूरी ये है कि वो चाह रहे हैं कि जैसे 22 में मुसलमान हमारे साथ आया था वैसे ही 24 में वो मेरे साथ रहे, वो कहीं जाए नहीं, ये सोच करके कांग्रेस के पास सिवाय माइनॉरिटी वोट के। और ये डर क्यों आया है? चूंकि कर्नाटक और तेलंगाना में उन्होंने देखा है कि मुसलमान फिर से कांग्रेस तरफ लौट रहा है जी, इसलिए अखिलेश इस मजबूरी में समझौता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जो आजमगढ़ में हुआ वो 2024 में हो जाए तो वो गड़बड़ होगा। नहीं, मेरा सवाल ये आया है कि जनरल इलेक्शन में, मतलब लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस जो है माइनॉरिटी की एक पसंदीदा पार्टी है, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, और समाजवादी पार्टी इसी मजबूरी कह ले या राजनीतिक जो भी गठबंधन बनाया उसकी वजह से वो समझते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है लोकसभा चुनावों में उसकी मदद कर सकते हैं। और आज की तारीख में क्या है कि बीएसपी के पास
मुस्लिम वोट जाने की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसमें लग रहा है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, जो भी होगा। तो मुस्लिम वोट इस बार बीएसपी के साथ नहीं जाएगा, तो जो पूरा वोट है वो एसपी और कांग्रेस के साथ आएगा, और यदि वो दोनों अलग अलग लड़ते तो वो बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जितने वोट हैं, और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अमरोहा के अलावा ज़्यादातर जो माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से में रखी है, तो वो उसको अपने माइनॉरिटी वोट और कांग्रेस के पास भी जो जा सकता था वोट, उसको मिलाकर कुछ एक नतीजा बना सकते हैं। ओवैसी साहब की परेशानी ये है कि वो समझ रहे हैं कि मुस्लिम वोट को उनके साथ आना चाहिए, लेकिन वो पूरे देश भर में हैदराबाद को छोड़कर कहीं भी उनके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि ओवैसी साहब अभी जो तेलंगाना में चुनाव हुए उसके बाद तो कांग्रेस ने जिस आक्रामकता के साथ माफ कीजिएगा असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति, एक तरीके से उसका पोल खोलने का काम किया कि साहब आप गुजरात में उम्मीदवार उतार देते हैं, आप बिहार और बंगाल में जाकर बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतार देते हैं, लेकिन जो आपका गृह राज्य है तेलंगाना, वहां पर आप वही 9 के आसपास सीटें जिस पर सिमटे रहते हैं, तो यहां पर बीजेपी का काउंटर आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं? तो अब उल्टा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का ये निशाना, और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधकर मुस्लिम वोट को ही अपने पाले में लाने की कवायद असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो में ये खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ है, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, ये बड़ा हादसा नागौर में हुआ है। राजस्थान के नागौर में बड़ा हादसा, देखिए शोभा यात्रा चल रही थी और उसी दौरान एक बेकाबू बोलेरो कार किस तरीके से आगे बढ़ते हुए लोगों को रौंदते हुए निकल गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा की ये तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से ये शोभा यात्रा चल रही है और इसी शोभा यात्रा में तेज रफ्तार बोलेरो कार घुसती है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इस वजह से हम पूरी तस्वीरें अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। नागौर में बेकाबू बोलेरो ने कई लोगों को कुचल डाला। तो शोभा यात्रा चल रही है, सड़क पर लोग चल रहे हैं आगे पैदल, और पीछे से एक बोलेरो गाड़ी अचानक से बेकाबू होती है। अब बेकाबू होने की वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं है, लेकिन अच्छा जो जानकारी मिल रही है, ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई थी। शुरुआत में इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बोलेरो गाड़ी भी इसी शोभा यात्रा का हिस्सा रही होगी, क्योंकि वो धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अचानक से देखिए किस तरीके से ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर का पैर जो है वो एक्सीलरेटर पर पड़ता है और तेजी से ये बोलेरो गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। कई लोगों को कुचल डाला है इसने। इस खबर पर जैसे कोई और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2, कल दोपहर 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।